नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको अपने जिन अतिथि से मिलवाने जा रही हूँ, आप वर्तमान में भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार सदस्य के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ये जो फिल्में देखते हैं, उन पर कैंची चलाने का काम आपकी संस्था करती है, आपके टीम करती है। और इसके साथ साथ आप हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। आपके विचारों ने ना मुझे प्रभावित किया, आपको भी प्रभावित करेंगे। आप कहते हैं कि जन से कटकर, समाज से कटकर, पर पीड़ा से कटकर कोई कवि कैसे हो सकता है। बात सही है। समकालीन हिंदी साहित्य में दोहा के आधुनिक कबीर के रूप में विख्यात नरेश शांडिल्य जी ने हिंदी साहित्य में भरपूर लिखा है। आपकी लगभग 7 पुस्तकें बाजार में आ चुकी हैं, जिनमें 3 कविता संग्रह, 2 गजल संग्रह और 1 दोहा संग्रह है। पर प्रसिद्धि आपको दोहों से मिली है। आप दोहा के आधुनिक कबीर के नाम से विख्यात हुए हैं। इसके साथ साथ आपने हिंदी भाषा को न केवल हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनी काव्य कला के द्वारा हिंदी का परचम लहराया है। आपने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के साथ साथ कवि सम्मेलनों में अपनी भागीदारी निभाई और अनेकानेक विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। बहुत कुछ किया है। आप एक कुशल संपादक भी रहे हैं और समीक्षक भी। कहना चाहिए कि हिंदी को हर तरह से आपने समृद्ध किया है। हम बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में, तो दर्शकों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सर, कोना मनका में आपका अभिनंदन है। हमारा धन्यवाद। पहला सवाल आपसे है कि आप भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड में सलाहकार सदस्य के नाते काम कर रहे हैं। जी फिल्मों को सर्टिफिकेट देने की क्या प्रक्रिया होती है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताता हूं कि भारत सरकार ने CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नाम से एक संस्था बनाई है, जो कि ये काम करती आई है। इसको साधारण भाषा में हम फिल्म सेंसर बोर्ड कहते हैं। तो इसका काम है फिल्मों को सर्टिफिकेट देना। इसमें 5 लोगों की एक समिति होती है और उसमें 2 महिलाओं का होना जरूरी है। और अगर कोई दूसरी भाषा, वो जो भाषा का विशेषज्ञ एक बैठाया जाता है अलग से, तो उसमें अगर तेलुगु है, दूसरी किसी भाषा में अगर कोई देख रहे हैं तो वो होती है। इंग्लिश और हिंदी के लिए ये ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन दूसरी भाषाओं के लिए ये भी जरूरी है। इसमें क्या करते हैं हम, जो एक गाइडलाइंस है हमारे पास, मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसमें हम देखते हैं कि हिंसा को ग्लोरीफाई ना किया हो, हाँ, किया जाए। बच्चों में खासकर हिंसा को महिमा मंडित ना हो, उनको इन्वॉल्व ना दिखाया जाए, और दिव्यांगजनों को खासकर उनकी निंदा या उनका मजाक ना उड़ाया जाए फिल्म में, ये भी हम देखते हैं। और गैर जरूरी हिंसा तो बिल्कुल इसमें बर्दाश्त नहीं है। गैर जरूरी हिंसा तो इसमें दिखाई नहीं जाती। और हम देखते हैं कि शराब, ड्रग्स और जो जो स्मोकिंग है, धूम्रपान, जी। उसका इसमें निषेध होता है, और उसका एक डिस्प्ले उसमें आना चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन जरूरी है भी तो उसमें नीचे डिस्प्ले आना चाहिए। इन चीजों को ग्लोरीफाई ना किया जाए। और द्विअर्थी जो ड्यूल मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, संवाद हैं, गालियां हैं, उनका प्रयोग वर्जित है। जी। वो अगर जरूरी है तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा शब्द उसमें प्रयोग किया गया है। अगर वो वाजिब है तो ठीक है।
और महिलाओं का अपमान इसमें नहीं होना चाहिए। महिलाओं का किसी भी तरीके से इसमें उनकी अस्मिता पर, उनके सम्मान पर चोट नहीं आनी चाहिए, ये देखा जाता है। और यौन शोषण महिलाओं का, बच्चों का, ये इसमें निषेध है। इस तरीके के सीन वो हम एडिट कर देते हैं। और जो रेशियल चीजें हैं, जो कम्युनल चीजें हैं, जो रिलीजियस वैमनस्य को फैलाने वाली चीजें, वो उसमें नहीं दिखाएंगे। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका अनादर किसी तरीके से ना हो, किसी भी प्रकार से। और देश की सुरक्षा, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, उसका ख्याल रखा जाता है कि वो किसी तरीके से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और फिल्मों को फिर हम एकाग्रता से देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, और उनको सर्टिफिकेट देते हैं, यू या यूए या ए या इस प्रकार जो भी कैटेगरी उसमें बताते हैं। तो मतलब जैसे कि कई फिल्में ऐसी विवादित बन जाती हैं और आती भी हैं, ऐसे मेरे जहन में सवाल आ रहा है। और वो उस समय सेंसर से पास भी होती हैं, और जब दर्शकों के बीच आती हैं तो जगह जगह तोड़ फोड़, आगजनी और तमाम विवाद होते हैं। कई बार ऐसे भी सवालात उठाए जाते हैं जो हो सकता है कि निर्माता निर्देशक के हिसाब से उतने वाजिब ना ही होते हों, लेकिन फिर उन पे जी बाद में आप लोग कैंची चलाते हैं, बाद में उनसे एडिट करवाते हैं, है ना? तो जी ऐसा जी। भी होता होगा कि जो आप सर्टिफिकेट्स देते हैं उनसे कोई निर्माता निर्देशक संतुष्ट नहीं भी होता होगा, तो हाँ, कुछ ऐसे में। केसों में बहुत बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ केसों में ऐसा होता है। तो वो जो एक बड़ी कमेटी होती है हमारी, अच्छा। उसमें ज्यादा मेंबर होते हैं, फिर वो वहां पर वो रेफर हो जाती है फिल्म, और फिर वो उसको सर्टिफिकेट के लिए, उसको अगर कोई चेंज करनी हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो वो हाँ। कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमारा एक न्याय व्यवस्था है, पूरी अच्छा। न्याय प्रणाली है, हाँ, तो हाँ। वो वहां जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। मतलब A B C 3 प्लान चलते हैं कि अगर मान लीजिए। हाँ हाँ। जी जी। हाँ, उसके हाँ। और भी कैटेगरी हैं कुछ। और कहते उसमें अगर वो नहीं सेटिस्फाई होता, तो फिर उनको बड़ी कमेटी के पास भेजते हैं। बड़ी कमेटियां अगर नहीं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता, जी, तो फिर हमारी न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली। जी। जी अ, आपने नुक्कड़ नाटक लिखे हैं। जी ये फिल्मों से इतर एक सवाल है कि नुक्कड़ नाटक लिखे, रंगमंच से जुड़े रहे हैं आप, और गीत लेखन में भी आपने भरपूर लिखा है। कोई जी। उस दौरान के कोई रोचक अनुभव आपके जहन में हो तो हमारे साथ साझा कीजिए कि हाँ, वो बहुत अच्छे अच्छे रोचक प्रसंग हैं। एक बार मुझे ध्यान आ रहा है कि हम इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नाटक कर रहे थे। और वो अब मतलब इस तरीके का नाटक था, थोड़ा सा राजनीतिक भी था। जी। तो उसमें मैं खुद राजीव गांधी का रोल कर रहा था। बोफोर्स को लेकर एक दृश्य साहब, बोफोर्स में उसमें कहा गया था कि भाई बोफोर्स की डील में सरकार ने उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं, ऐसा कुछ था। तो राजीव गांधी का रोल मैं कर रहा था। तो एक किसी दर्शक ने मुझको जैसे वास्तव में राजीव गांधी समझ लिया होगा। तो अच्छा। उसने क्या करा, वो नुक्कड़ नाटक तो ऐसे होते हैं कि वहाँ उसमें सब हर तरीके के लोग खड़े होते हैं, गरीब लोग भी, अमीर लोग भी, ठेले वाले भी, बुद्धिजीवी भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, सभी लोग खड़े होते हैं। तो उसमें से एक दर्शक ने वहां से, जब मैं रोल कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से में आकर शायद ये समझा होगा कि यही राजीव गांधी है, उसने मेरे ऊपर मुट्ठी में मिट्टी लेकर मेरे मुंह पर डाल ठीक। दी। और एकदम कुछ एक अप्रिय सी कोई सिचुएशन सी पैदा हो गई। तो खैर हमने उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, और हमने कहा कि अरे 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 अरे, इस तरीके से आप शांत होइए, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं हाँ। आपको बता, ऐसे करके हमने उसको शांत किया।
शांत। तो इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वहां पर दर्शकों की जो दूरी होती है वो बहुत पास ही होती है। भाई आप भीड़ में घिरे हुए नाटक कर रहे हैं, कोई स्टेज तो है नहीं कि जहां पर कोई एक डिस्टेंस होता है। तो वहां पर इस तरीके के भी और भी कई प्रसंग हैं। तो ये प्रसंग मेरे को लगा कि उससे मुझे लगा कि चलो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसा रोल कर रहा था कि इसको लगा कि ये सचमुच में ही राजीव अगर गांधी है। जी, अगर बीच में इंटरप्ट करें, अगर देखा जाए तो एक कलाकार के लिए वही जी, भूमिका जो वो अदा कर रहा है तभी सच्ची और जीवंत मानी जाती है, जब लोग उसमें खो जाएं, मतलब लोग उस किरदार को बहुत मजा। अपना लें। जी, तो वो मिट्टी जी, डालना उस क्षण आपको थोड़ा लगा होगा, लेकिन बाद में यही लगा होगा कि हाँ, हमारा अभिनय और से ये मतलब बिल्कुल सफल हो गया। बहू वही किरदार, हाँ, सफल हो गया। देखा जाए तो सफल माना जाएगा। आपने इतना कुछ किया है, मतलब आप कहना चाहिए भारतीय फिल्म के सेंसर बोर्ड में फिल्मों पर कैंची भी चलाते हैं, सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, और साहित्य जगत को भी आपने कहना चाहिए भरपूर समृद्ध किया है। हम तो आपको अक्सर पढ़ते रहते हैं, और आपकी कई बातें हैं जो बहुत ही प्रभावित भी करती हैं। आप लिखते बहुत हैं, और आपको समकालीन हिंदी साहित्य में देखा जाए तो दोहों का आधुनिक कबीर कहा जाता है। आप दोहे लिखते हैं बहुत सुंदर, और वो दोहे लोग पढ़ते हैं और आपको पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो जब आप इतने लोकप्रिय हुए साहित्य में भी, तो उस दौरान जब आपने लिखना शुरू किया होगा, तो कोई ऐसी बात, किसी का अनुभव जिसने आपको छुआ होगा, या कोई ऐसा लोकप्रिय घटना या कोई ऐसी लोकप्रिय बात रही है जीवन में, दोहों पर, विशेष तौर पर दोहा साहित्य पर? हाँ, जी, जी, मैंने 1985 के आसपास लिखना शुरू किया था, और सीरियसली। और मैंने फिर उसके बाद में एमए हिंदी किया, तो फिर और गंभीर होकर लिखना शुरू किया। तो जब मेरी पहली किताब छपी 1995 में, तो उसमें जनसत्ता में उसकी समीक्षा छपी। प्रियदर्शन एक बहुत अच्छे समीक्षक हैं, उन्होंने वो समीक्षा लिखी, तो उसमें मेरे दोहों को विशेष रूप से उल्लेखित किया। उन्होंने कहा इस किताब की उपलब्धि इसके दोहे हैं। तो मैं टाइप्ड हो गया, समझ लीजिए। वो लोग फिर मुझसे ये अपेक्षा करने लगे कि मैं उनको दोहे सुनाऊं। तो मैं जहाँ भी जाता था, जहाँ भी गोष्ठियों में या कहीं कवि सम्मेलन वगैरह में जाता था, तो लोग आशा करते थे कि मैं मुझसे दोहे सुनूं। तो इस प्रकार दोहे में मेरी भी फिर रुचि थोड़ी बढ़ गई। हालांकि मैं गजलें भी लिखता हूँ, माइये भी गजलें लिखता लिखी हूँ, थी गीत भी लिखता हूँ, जी, फ्री वर्स भी लिखता हूँ। शायद। और मेरे साथ कविता संग्रह आए हुए हैं भिन्न भिन्न विधाओं के, जी, और नुक्कड़ नाटक के गीत भी लिखता हूँ। तो हाँ, लेकिन दोहों में फिर मेरी भी थोड़ी रुचि ज्यादा हो गई। तो क्योंकि मेरे को देश विदेश में इसी नाम से जाना जाने लगा और बुलाया जाने लगा। और लगभग भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है, जो प्रमुख शहर नहीं है, जहाँ मैंने पढ़ा ना हो। और विदेशों में भी 5-6 देशों में मेरी यात्रा रही, कविता को लेकर ही। आईसीसीआर ने मुझे भेजा कई जगह, और कई जगह मैं वैसे भी बुलाया गया। तो ये एक बहुत रोचक तरीके से मैं दोहों से जुड़ा। और मुझे दोहों का कबीर कहा जाता है। ये श्रोताओं का और पाठकों का एक उदार दिल है कि वो किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि दे सकते हैं। संज्ञा से वो। और तुलसीदास जी ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो हमारे हाथ में तो होता नहीं सब कुछ, ये जो यश अपयश भी सब विधाता के हाथ में है। दाता के हाथ। और खासकर मैं कहूँगा कि इस बहाने कि श्रोताओं के हाथ में है, पाठकों के हाथ में, कि वो क्या आपके ऊपर ठप्पा लगा दें। तो ये जी, मुझे उनको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आपने लगभग 7 कविता संग्रह लिखे हैं, जिसमें हिंदी की विविध विधाओं पर आपने लिखा है। शायरी है, नुक्कड़ नाटक है, गीत है, गजल है, बहुत कुछ आपने लिखा है, और ये किताबें 7 कविता संग्रह हिंदी की विविध विधाओं में है। और
आपने हिंदी जी को ना केवल हमारे भारत में अपितु विदेशों में भी कहना चाहिए कि अपनी काव्य कला का परचम लहराया है, और आप इंग्लैंड के 8 शहरों में इसका प्रदर्शन आपने किया है, चाहे विश्व कवि सम्मेलन हो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो, सभी में आपने भाग लिया है। जब आप विदेश गए और वहां जाकर के आपने अपनी कविताओं का वाचन किया, वहां के मंचों पर आप विभूषित हुए, तो आपको क्या अंतर लगा? यहाँ हिंदुस्तान से विदेश में क्या अलग लगा था? विदेशों में मैं समझता हूँ कि जो जो सुनने आते हैं वो प्रवासी लोग ही होते हैं, एनआरआईज लोग होते हैं, भारतवंशी ही होते हैं, क्योंकि वही हिंदी समझ सकते हैं, तो वही वहां पे जुटते हैं। और मैंने देखा कि 8 शहरों में, मैंने इंग्लैंड में जब मैं गया तो आईसीसीआर ने मुझे भेजा था, तो वहाँ अलग अलग कवि सम्मेलन भी हुए और बाद में रात को हम गोष्ठियां भी, हमें गोष्ठियों में भी बुलाया जाता है। तो वहां देखते थे कि वो इतने मन से आते हैं सुनने के लिए, जबकि अब जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में वो इतना साहित्यिक माहौल नहीं इतना कई बार दिखता मुझे, जो कि विदेशों में लोगों का साहित्य से जुड़ाव है, भारत के लोगों के प्रति उनका जो जुड़ाव है, एक प्रकार का जो नॉस्टैल्जिया है, एक प्रकार का नॉस्टैल्जिया उनमें रहता है। तो वो नॉस्टैल्जिया बहुत पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया है कि आप देश की स्मृतियों से जुड़े होते हैं, अपने अतीत से जुड़े होते हैं, और आप चाहते हैं कि भारत का कोई आए, लोग वहाँ भारत का हाल हमें सुनाए, भारत में कैसा लिखा जा रहा है ये बताए, और भारत की परिस्थितियों का हमें ज्यादा पता लगे। तो एक अलग माहौल तो है ही वहाँ पे, और लोग बहुत ही मन से जुटते हैं। लंदन में मैंने देखा कि 300 से ज्यादा लोग अलग अलग जगह से वहां पे आए। बहुत 1-2 घंटे लगते हैं लोगों को आने जाने में, बड़े पर्टिकुलर होते हैं। अगर 7 बजे समय है तो 7 बजे तुम्हें हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ मिलता है, एकदम। यहाँ नहीं कि भाई आपको इंतजार करना पड़ता, और 8 बजे अगर समाप्त करना है तो 8 बजे वहाँ समाप्त करना पड़ता है। तो वो एक टाइम की पंक्चुअलिटी, वो जनरली हम देखते हैं कि भारत में इतना वो नहीं है। और लोग बड़े गंभीरता से आपको सुनते हैं, आपकी किताबें लोग खरीदने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। बाहर मैं तो 10-15 किताबें ले गया था अपनी, अलग अलग वो, तो मेरी वहां पर सारी 4-5 कवि प्रोग्राम में जो कवि गोष्ठियां हुई थी उसी में ही सब बिक गई, और मुझे लगा कि मुझे ज्यादा किताबें लानी चाहिए। जबकि माहौल शहरों में, हमारे दिल्ली में खासकर नहीं है ऐसा। वो लोग किताबें खरीद कर कम पढ़ना चाहते हैं, उन्हें लोगों को भेंट करनी पड़ती है, भेंट करने के बाद भी वो पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते पढ़ते होंगे। हैं, नहीं पढ़ते तो, हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा माहौल अलग है। अलग। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि वही कहते नहीं है कि अगर मंदिर हमारे घर के पास होगा तो हम नहीं जाएंगे, और अगर हाँ दूर जी, होता है तो हम चले जाते हैं। तो वही जी, बात है कि जितने भी वहां पे प्रवासी लोग हैं जो यहाँ से गए हैं, वहां बस गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को, अपनी मातृभूमि को कहना चाहिए मिस करते होंगे, उनको याद करते होंगे, उनकी स्मृति में रहती होंगी वो बातें। तो उन्हें उन चीजों की ज्यादा कद्र है और ज्यादा उसकी प्रतीक्षा है। सुनने वाले तो यहाँ भी बिल्कुल हैं। सही कहा आपने। हाँ, सुनने वाले यहाँ भी हैं, लेकिन वही है कि यहाँ चूंकि हिंदी भाषा है हमारी, तो उतना ज्यादा वो हमारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, या वो हमें हमें उल्टा प्रतीक्षा कराएंगे।
कई बार ऐसा भी होगा कि जी। हम प्रतीक्षा करें कि हॉल पूरा भरे और हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत अच्छी बात वो आप एक, अगर आम भाषा में कहें तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल सही आपने कहा कि कितना हुनर, कितनी प्रतिभा, कितना साहित्य, कितना भी कोई कद्रदान हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो स्थान अपने ही जगह, अपने ही लोगों के बीच में ढूंढना पड़ता है और उसे मिलना चाहिए। ये तो मतलब हम सभी अपेक्षा करेंगे। आपको एक नहीं, अनेकानेक सम्मानों से विभूषित किया गया है। आपने बहुत रचनाएं रची हैं और सम्मानों से विभूषित किया गया। पलट कर अपने सम्मानों को देखते हैं, हम देख रहे हैं आपके पीछे आपके सर्टिफिकेट्स और आपकी तस्वीरें रखी हुई हैं। तो अपने सम्मानों को आप कैसे देखते हैं? कैसा लगता है? देखिए, मेरे को सम्मानों का इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मेरी पहली पुस्तक को ही सम्मान मिल गया था हाँ, 1995 में। तो अच्छा, मेरी जो पहली पुस्तक हिंदी अकादमी का मुझे सम्मान जब मिला, तो मुझे खबर की तरह मिला मिला अच्छा, मतलब जनसत्ता हमारे घर आता था तो मेरी पत्नी ने कहा कि इसमें हिंदी अकादमी के सम्मानों में तो तुम्हारा नाम भी है। तो मुझे एकदम बड़ा आश्चर्य, सुखद आश्चर्य हुआ। और मैंने फिर दोस्तों की बधाई आने लगी, तो इस तरीके से मुझे सम्मान मिला। तो इस तरीके का सम्मान मिलना, मैं समझता हूँ अगर खबर की तरह तुम्हें सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। हम्म, और आजकल तो सम्मानों के प्रति मैंने जब बड़ा होके पाया कि सम्मानों के प्रति लोग बहुत ऐसी गिरोहबंदी होती है, मतलब समझ लो उसके लिए लोग एक दूसरे को कहते फिरते हैं कि मुझे सम्मान चाहिए। मतलब इस तरीके का माहौल देखा गया है कि वहाँ सम्मानों को लेकर बहुत सम्मान की दृष्टि से इन सम्मानों को लोग नहीं देखते। लोग हम्म, सोचते हैं कि ये जुगाड़ से पाए हुए हैं, ये इस हाँ, तरीके से पाए हुए हैं। तो मुझे, लेकिन फिर भी अपवाद ही होगा वो। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई जुगाड़ उगाड़ कोई करता है सम्मान पाने के लिए। लेकिन सम्मान हमें उत्साहित करते हैं, उत्साहित जरूर करते हैं। लेकिन मैंने कभी सोच कर नहीं लिखा कि मैं सम्मान के लिए कुछ लिखूं या मुझे सम्मान मिले तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन है। ऐसा मेरे कभी, ठीक है, सम्मान मिलते गए मुझे, और भी अनेक सम्मान, अच्छे अच्छे सम्मान मिले। अभी मुझे एक पुस्तक पर 1 लाख रुपए का सम्मान मिला जो बम्बई में उन्होंने मुझे बुला कर दिया। वो आचार्य महाप्रज्ञ पर, एक संत हैं जैनियों के, उन पर मैंने एक किताब लिखी। तो उसका अब इतना आकलन लोग करते हैं, उसका सम्मान मुझे मिला तो बड़ा बहुत खुशी होती है। कविता का एक प्रतिष्ठित सम्मान मुझे मिला बाद में, इंग्लैंड में, लंदन में मिला वो। तो वो वातायन सम्मान था, बहुत बड़ा सम्मान है, वो मुझे मिला। और ऋतुराज कविता सम्मान, जी, वो उस समय अभी कोई 8-10 साल पहले मुझे मिला। तो हाँ, अच्छा लगता है। सम्मान तो बहुत ही सभी को अच्छे लगेंगे, आपको अच्छी चीज है। ऊर्जा से भर देते हैं, एक रिचार्ज कर देते हैं, और कहीं ना चार्ज कर कहीं देते हैं, आपके ऊपर एक दबाव बनाते हैं। जैसे आपने अच्छा लिखा और आपको सम्मान मिला, दबाव बना। तो वो आपके ऊपर एक दबाव बिल्कुल, बनाते हैं, एक इनडायरेक्ट दबाव जिसे कहते हैं प्रेशर, कि अब आपका आप और दायित्व, अच्छा लिखिए। आपका दायित्व बढ़ जाता है, हाँ, आपका दायित्व बढ़ जाता है। हाँ, दायित्व बढ़ जाता है आपके, आपको एक चैलेंज के रूप में उन्हें लेना चाहिए लेना कि अगर चाहिए मुझे जी। लोगों ने इतना सम्मानित किया है तो मैं उन्हें और अच्छा दूं, और और अच्छा, और अच्छा, बेहतर लिखूं, जी, और लोगों की आकांक्षाओं पर और खरा उतरूं। जी। तो इस तरीके का भी सम्मानों को देखना चाहिए। आपके लेखन, विविध विधाओं के जो लेखन हैं वो मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं और आपने इतना लिखा है। ऐसे ही मन में ख्याल आ रहा है कि कभी आपने सोचा है कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि मीडिया का युग है ना, और तमाम वेब सीरीज आ रही हैं, और ये वेब सीरीज कहना चाहिए बहुत, इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कभी आपने सोचा है कि हम क्या वेब सीरीज के लिए भी कभी कुछ लिखेंगे या कोई वेब सीरीज लिखेंगे? ऐसा सोचा है? क्योंकि आपने नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, रंगमंच से जुड़े रहे हैं, तो कभी कोई ये दिमाग में? हाँ,
हाँ, लेकिन मतलब मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है, हाँ और लेकिन मेरी थोड़ी सी एक अलग सोच रही है जी। कि हमें मतलब फैशन की तरफ नहीं भागना चाहिए। एक जो जो चल रहा है, ठीक है, एक वेब सीरीज वगैरह भी जो है, अगर वो तो किसी फिल्म के लिए हो, किसी उसके लिए हो, एक माध्यम होता है, हर एक चीज का माध्यम होता है। जी जी जी। अब लोग जैसे लेखन है, पत्रिकाओं का भी है, तो मुझे प्रिंट मीडिया से जितना लगाव है, उतना मुझे ये जो ई पत्रिकाएं और ये सब हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक से। है, इनकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है, हाँ, बहुत ज्यादा। वो होती है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हूँ इस मामले अच्छा। में, कि मैं अच्छा, मैं चाहता हूँ कि फिर हाँ, पुराना जो हमारा जो पुराना है, साहित्य। पुराना है वो वो बहुत बेहतर बेहतर है। उसको भी हमें अपनी जड़ों को जैसे बचा के रखना चाहिए, वो सब बचा के रखना चाहिए। एक अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज ऐसी आ रही है तो हमें ज्यादा अपना प्रचार प्रसार ये वो सब इसमें इससे बचना चाहिए। साहित्य जो है साधना की चीज है। आप ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ज्यादा हाँ, ऐसी संस्थाएं अगर हैं जो कि इसमें जुड़ी हुई है, तो उनको ऐसे लेखकों को चुनना चाहिए और उनसे खुद लेना चाहिए, उनका उनका मटेरियल लेना चाहिए और उन्हें प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं, जैसा कि आपको दोहों से काफी प्रसिद्धि मिली है, तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। ठीक है सुमन जी, फिर मैं आपको अंत में कुछ अपने दोहे सुना देता हूँ, प्रतिनिधि दोहे। कि जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। और दुआ देखे कि मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार, मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच। चांद को और जुगनू को लेकर मैंने एक दुआ लिखा था, वो देखें। कि जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, मैंने अपनी रोशनी, जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। और अंत में एक दुआ की फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। और अंत में मैं आपके पटल से जुड़ा, आपके पटल से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी बातचीत सार्थक रही और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे मंच पर आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, अपने अनुभव साझा किए। निसंदेह हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।